नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप सभी से विनंती रहेगी इस पेपर को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं साथ में बताऊंगा, तो ये आपके लिए एक फ़ायदे की बात रहेगी। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको याद नहीं है उनके उत्तर भी आपके लिए याद हो जाएंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा तक सारे विषय के पेपर हैं वो मैं अपलोड करूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने पेपर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन प्रत्येक विषय का मेरा टारगेट है कि 3 से 4 पेपर मैं आपके लिए अपलोड करूं और उन्हीं में से आपका मेन पेपर बनने वाला है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था। यहाँ पे भारत दे रखा है, ये भारत नहीं है, यहाँ पे बंगाल आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था। रॉबर्ट क्लाइन, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ब, वॉरेन हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 2 है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल है वो कौन था। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, आपका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह है वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो कितने सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैं वो कब किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, 1823 में किया था। और डेट का पूछा जाए तो 11 दिसंबर 1823, और उस समय पे सिरोही के शासक थे वो थे महाराजा शिव सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान का स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस है विद्यार्थियों ये 30 मार्च को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। ये पेपर स्पेशल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हैं। अगर आप एमपी के और यूपी के विद्यार्थी हैं तो इस पेपर को आप देख सकते हैं अंत तक। कई सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न है ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हैं। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, जालोर जिला है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है, सबसे महंगा व तीव्र परिवहन का साधन है वो कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, वायु परिवहन। स्वस्थ भारत अभियान का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो स्वस्थ भारत जो अभियान है इसका संबंध है, यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे स्वस्थ था, ठीक है ना, स्वस्थ था। तो स्वच्छता से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहले खाली जगह को देखिएगा, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में खाली जगह रियासतें थी। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, और ठिकाने का आए तो आपको ध्यान रखना है 3 ठिकाने थे। 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2011 में राजस्थान राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है विद्यार्थी वो थी 21.3%। तो यहाँ पे लिखना आपको 21.3। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील जिले में स्थित है। तो ये जयसमंद झील है विद्यार्थियों ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। और इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील भी है। अगला प्रश्न है, नोटा का अभिप्राय है। नोटा का अभिप्राय क्या है। तो नोटा का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मैं बोलूं तो नन ऑफ द एबलव, ठीक है ना, ये आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। आगे वाला जो आपका 12वां प्रश्न है इसमें यस या फिर नो में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, भूदान आंदोलन के जनक हैं विनोबा भावे हैं। बिल्कुल सही है, भूदान आंदोलन है वो इन्होंने शुरू किया था, किसने, विनोबा भावे ने। तो ये सही है। अगला है, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी, क्या सही है या फिर गलत।
तो ये भी सही है। आदिवासी शब्द का जो मूल अर्थ है वो है मूल निवासी, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ये विद्यार्थियों आप बताइएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसमें नहीं होना चाहिए। अगला है जून 1859 में तात्या तोपे को मार दिया था, ये सही है या फिर गलत है? विद्यार्थियों ये गलत है। 1859 में तो इनकी फांसी पे चढ़ाया था, लेकिन जून का महीना नहीं था, वो था अप्रैल का महीना। कौन सा महीना था विद्यार्थियों? अप्रैल का महीना था। और डेट पूछे तो आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 1859 को। तो इसमें आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जून दे रखा है। अगला है बनी ठनी चित्रशैली अलवर की प्रसिद्ध है, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये बनी ठनी है, ये कहाँ की है? राजस्थान के अजमेर ज़िले के किशनगढ़ की है। कहाँ की है विद्यार्थियों? किशनगढ़ की है। तो यहाँ पे भी आपका नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी है विद्यार्थियों, वो भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वस्त्र से संबंधित सबसे ज़्यादा जो उद्योग हैं वो भीलवाड़ा में हैं, इसी कारण से। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के नाम लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं? 4 प्रमुख नायकों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है ना, ये आप 6-7 नाम हैं, इनमें से कोई 4 नाम आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है घुमंतू या फिर झूम खेती किसे कहते हैं? ऐसी खेती जो कि जंगल को काट कर वहाँ पे साफ करके जंगल को जला के की जाती हैं, फिर कुछ वर्षों तक करते हैं, लगभग 2-3 साल तक, फिर उसके बाद में है वहाँ पे उपजाऊ जो क्षमता है वो जैसे समाप्त होती है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ जाके खेती करते हैं। यानी घूम घूम कर जो खेती करते हैं उसे घुमंतु या फिर झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बेहद ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है। रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए निर्मित किया था, यानी निमित्त किया था। यह कानून सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली जो रेडिसन समिति है उनकी सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या था? रोलेक्ट एक्ट था। तो आपको ध्यान रखना है रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया, तो आप लिखोगे 18 मार्च, ठीक है ना, 1919 को रोलेक्ट एक्ट है वो जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइएगा। विद्यार्थियों इसमें तो कई सारे मंदिर हैं लेकिन आपको 4 के नाम बताने हैं, तो आप बता सकते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू सिरोही, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर और नागणेशी माता का मंदिर नागाना बाड़मेर। तो इस तरह से 4 मंदिरों के बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की असफलता के कारण बताते हुए उनके परिणाम पर प्रकाश डालना है। तो ये विद्यार्थी ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, इसका पूरा आंसर तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन असफलता के जो कारण है वो मैं शॉर्ट में आपको ज़रूर बता सकता हूँ। पहला तो था कि ये क्रांति का देश व्यापी जो प्रचार है वो नहीं होना। दूसरा इसका जो कारण है प्रभावी नेतृत्व का न होना। तीसरा इसका जो कारण है वो है सैनिक संख्या में अंतर। चौथा इसका कारण है संसाधन का अभाव। और 5वां इसका कारण है आपसी फूट और बहादुर शाह जफर के प्रति जो द्वेष भाव था उस कारण से भी ये क्रांति असफल रही थी। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए, यानी ब्रह्म समाज के बारे में आपको लिखना है। तो ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसमें बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। इसके संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय थे और साथ ही द्वारकानाथ टैगोर ने भी इसमें हेल्प की थी। इसकी स्थापना की बात करें विद्यार्थियों तो 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न देखिएगा, कृषि किसे कहते हैं और कृषि के प्रमुख प्रकार भी बताइएगा। कृषि किसे कहते हैं विद्यार्थी? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों को, फलों को, सब्जियों को उगाया जाता है तथा पशुपालन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो आप ध्यान रखना पशुपालन भी इसमें शामिल हैं। कृषि के प्रकार की बात करेंगे तो एक तो है गहन निर्वाह कृषि। ये ऐसी कृषि होती है जिसमें कम क्षेत्र में अधिक पूंजी के साथ में
और अधिक श्रम के साथ में फसल को उगाया जाता है और वर्ष में 2-3 फसलें वहाँ पे ली जाती हैं, उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिएगा। तो आपको लिखना है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। और ये विद्यार्थियों प्रश्न है आपके 5 नंबर का है, बहुत बड़ा है। तो गैर परंपरागत स्रोत की बात करें विद्यार्थियों तो सूर्य का ताप हो गया, पवन चक्की होगी, जल विद्युत, आपका जो बायोगैस है और कचरा है, भूताप है, समुद्री ताप है, बायोडीजल है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। तो इनके बारे में आपको बड़ा विस्तार से लिखना है विद्यार्थियों। इस प्रश्न को भी आप याद करके जाइएगा, स्टार लगा दीजिएगा। एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दोनों को आप याद करके जरूर जाइएगा। प्रश्न संख्या 22 है, न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा के निम्नीकरण को रोकने तथा संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर वर्णन करना है। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है वहाँ पर हुआ था। वहाँ पे किसानों की एक भीड़ थी, एक जो सभा थी, वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो जनरल था मेजर जनरल डायर, उसके नेतृत्व में है वो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और हज़ारों की संख्या में लोग हैं वहाँ पे मारे गए थे। तो इनके बारे में आपको बड़े विस्तार से लिखना है क्योंकि ये 6 नंबर का है। प्रश्न संख्या 26 है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिएगा। और अंतिम जो प्रश्न है आपका वो है 27वां, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिएगा। बिल्कुल ईजी सा ये प्रश्न है। भारत का मैप आपको याद करना है विद्यार्थियों। राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान का मैप भी याद करना है। अगर आप एमपी के हैं तो आपको एमपी का मैप भी याद करना है। तो यहाँ पे भारत के मैप में आपको क्या करना है? इन स्थानों को अंकित करना है। सबसे पहले नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पे है, ठीक है, आगरा के पास में। फिर आपके यहाँ पे पूछ रहे हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका यहाँ पे है। फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार पूछ रहे हैं तो अंडमान और निकोबार है वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में हिंद महासागर पूछ रहे हैं तो हिंद महासागर यहाँ पे है। फिर उसके बाद में पूछ रहे हैं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में यहाँ से लेके यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपको कितने कोई 5 स्थानों को है ना अंकित करना है, ठीक है। तो ये 5 स्थान आप अंकित करोगे तो आपके 6 नंबर जरूर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों ये था आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक देखा होगा और इन सारे प्रश्नों को आपने याद कर लिया होगा। आगे किस विषय का पेपर आपको चाहिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का मैं टारगेट मैं कोशिश करूँगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा में A+ ग्रेड आए। तो विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। वंदे मातरम।